आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत और आज इस सबसे बड़ी डिबेट में होगी बात एसआईआर का सियासी चक्कर, संसद में सीधी टक्कर। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको आज के पॉलिटिकल पंच। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत दो टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, भारत और अमेरिका की तुलना करने, भारत की और जापान की तुलना करने हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। Saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. हमारी प्राथमिकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कोई भी घुसपैठिया अवैध मतदाता सूची में न बचे, और इसलिए हम सब कार्यकर्ता सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी बूथों पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने हमेशा बांटने का और काटने का काम किया है, तो उनका आरोप जो वो लगाते हैं, वो वही सोचते हैं कि जैसी उनकी मानसिकता, जैसी उनकी पॉलिसी अपनी सरकार में रही है और जिस तरीके की विचारधारा को लेकर वो काम करते हैं, जिस तरह की विचारधारा को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो उनका बोलना मतलब कोई नया नहीं है। वो ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको किसी वोट बैंक को राजी रखने के लिए ये बोलेंगे तभी वोट बैंक उनके साथ खड़ा होगा। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हुई तो अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत शुरू कर दी। उधर मायावती ने भी अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया, बैलेट से चुनाव को भरोसेमंद बताया। राहुल गांधी ने पुराने अंदाज में एक बार फिर से वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा चुनाव आयोग पर कब्जा हो चुका है। वहीं बीजेपी ने फिर से तीखा पलटवार किया और यह साफ किया कि एक भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम वाले विवाद पर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। कुल मिलाकर पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि एसआईआर का सियासी चक्कर, संसद में सीधी टक्कर। इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं और जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ ओम सुधा जी हैं, दलित चिंतक। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी से चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बैलेट वर्सेस ईवीएम का विवाद मायावती अखिलेश के साथ। संसद के अंदर अखिलेश यादव ने जब चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही थी तो एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की और उसका समर्थन बहन जी मायावती ने किया। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, एसआईआर हो लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से हो। घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई बैलेट तक आई। अब जब घुसपैठियों के लिए साफ कहा गया है कि भाई उनको वोटर राइट कैसे मिल सकता है, उनको चिन्हित करके उनकी लिस्ट अलग से बनेगी जिनके पास पेपर्स नहीं है, तो अब एक तरफ उसको लेकर पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ अब चुनाव कैसे हो, वहां एक बार फिर से बैलेट पेपर की बात हो रही है। एसआईआर का सियासी चक्कर, संसद में अब सीधी टक्कर। तो चलिए चर्चा की इसी पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संजय चौधरी जी, आप ही के पास आते हुए, विपक्ष की दलीलें आपने लोकसभा में सुनी होंगी। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। एक एक करके सभी गेस्ट हमारे साथ हैं। तो संजय जी, आपने जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी चुनाव सुधारों पर, तो आपने दलीलें सुनी होंगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बैलेट पेपर की वकालत की और उन्होंने कहा कि जो देश हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वे फॉरवर्ड हैं, विकसित हैं, वहां तक बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो हमारे यहां क्यों नहीं। और बहन जी मायावती ने इसका समर्थन किया है। आस्था जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की या तो राजनीतिक बुद्धि साथ नहीं दे रही है या उनकी मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो वोट देकर चुनने का अधिकार हमें विधानसभा का सदस्य का होता है, सांसद का होता है, और नगर में जो लोग रहते हैं वो मेयर चुनते हैं और अपनी पंचायत का सदस्य चुनते हैं।
और जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है उसमें 4 वोट दिए जाते हैं। वो जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग 4 वोट देते हैं। अपना ग्राम का प्रधान चुनते हैं, ग्राम सभा का सदस्य चुनते हैं, बीडीसी का मेंबर चुनते हैं और जिला पंचायत का सदस्य चुनते हैं। ये जो मैं चारों बात के बता रहा हूं, ये पंचायत के चुनाव किससे होते हैं अखिलेश जी मुझे लगता है भूल गए। ये चारों चुनाव पंचायत के बैलेट पेपर से ही होते हैं और बैलेट पेपर से होने वाले इस पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी वैसे ही हारती रहती है जैसे इन चुनाव में हारती है। तो मुझे लगता है कि आजकल अखिलेश यादव का या तो बुद्धि साथ नहीं दे रही है, या स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, या तो उन्हें केवल गैर गंभीर आरोप लगाने की एक आदत। ठीक है, हमारे बीच में सपा के प्रवक्ता मुझे लगता है कि जो लोग उन तक यही सवाल ले जाते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब आप बताइए कि जो बाकी के चुनाव हैं जो बैलेट पेपर से होते हैं उस पर क्या दलील है? वहां आपको सब कुछ फेयर नजर आता है, वहां भी तो पार्टी की हार हुई। आस्था जी, मूर्खता की और अनभिज्ञता की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। हर मूर्ख आदमी अपने आप को कलमन समझता है। तो संजय जी समझ रहे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, इजराइल कितना आगे है, अमेरिका कितना आगे है, पूरा विश्व जानता है। तो संजय जी तो ना विश्व की बात समझते हैं, ना देश की बात समझते हैं, ना जनता की बात समझते हैं। तो इनके सामने तो उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं समझते हो मेरे भाई? बिना उत्तर प्रदेश में भी तो बैलेट से चुनाव होता है। बैलेट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका क्या हाल होता है? टिप्पणियां मत करिए आप दोनों, अपने क्या अपने हाल वक्त होता है? और पर्सनल टिप्पणियां मत करिए एक दूसरे के ऊपर। संजय जी सब्र रखिए, उनका एक बार ओपनिंग रिमार्क सुनिए ना। संजय जी सब्र रखिए, एक सेकंड संजय जी, मैं वापस काउंटर करने का मौका दूंगी, लेकिन एक बार सभी गेस्ट अपनी बात रखें। आपने भी खुलकर बोला, अब एक बार प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, हाँ, लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणियां और इस तरह के संज्ञा विशेषण एक दूसरे को नहीं देंगे आप। बोलिए धर्मेंद्र जी। आस्था जी, वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे स्टेट का चुनाव हो। अब 2 का चुनाव ये नहीं कराते हैं बैलेट पेपर से, क्योंकि इनको चोरी करनी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में व्यवस्था बहुत पुरानी है धर्मेंद्र यादव जी, ये कराते हैं मतलब क्या? ये व्यवस्था तो बहुत पुरानी है, यूपीए की सरकार रही, इतने राज्यों में आप देखिए एक समय था पैटर्न का, बसपा सपा बीजेपी का नामो निशान नहीं था, तब भी ऐसे ही चुनाव होता था। आस्था जी, मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूँ उसको आप सुनिए ध्यान से। मैं उपचुनाव का जिक्र कर रहा हूँ। रामपुर में जो उपचुनाव हुआ था, आप लोगों के कैमरे के सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई थी, कोई ऑर्डर बाहर ना निकल जाए। तो हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं और जवाब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में भी तो आप उसी ईवीएम से जीते हैं ना? आपने बीजेपी को हराया लोकसभा चुनाव में, उसी चुनाव व्यवस्था से हराया। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। अगर उस चुनाव में हमें 70 सीटें मिल जाती, 65 सीटें मिल जाती, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी आखिर में सरकार बनाने में सफल हो गई ना। अगर हमें फेयर चुनाव होता तो हम और सीटें जीतते और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। उस पर भी कह रहे हैं कि और सीटें जीतते। बिल्कुल हम कह रहे हैं। इसमें संजय जी कांग्रेस के प्रवक्ता को जोड़िए जल्दी। उसके बाद भी हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। ठीक है संजय जी बोलिए। देखिए, इसका मतलब है कि जो 2000 मतलब लोकसभा में अगर ये जीते हैं तो भी क्लीन चिट नहीं है ईवीएम को, वो कह रहे हैं और ज्यादा सीटें जीतते हैं। आस्था जी, अच्छा बात सुनिए ना, 80 सीट अगर जीत जाए, 14 में तो ही 80 सीट अगर जीत जाए तो भी हमें भरोसा नहीं है। में तो समाजवादी पार्टी की सरकार रहते ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से हुआ था। 14 और 17 में क्या रिजल्ट था? तो मुझे लगता है कि जिन्हें रिजल्ट नहीं पता, जिन्हें बैलेट और ईवीएम से होने वाले चुनाव का अंतर नहीं पता, ऐसे ही अखिलेश यादव इसी की तरह गैर बुद्धि के आधार पर वक्तव्य देते हैं। 14 और 17 में क्या हुआ था? 14 और 17 में क्या हुआ था भाई? जो है वो लोकसभा के 14 और 17 में क्या हुआ? अपनी बात रखी है ना, काम नहीं करने देना है। वहां भी बात रखी ना, पूरी 14 और 17 में क्या था और पंचायत में क्या हुआ था, ये जरूर बता दें। गए ना, यहाँ बोलने दीजिए एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। हमें कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। सुधा मिश्रा जी आ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले मैं रुक करूंगी, यहाँ पर दलित चिंतक हैं ओम सुधा जी। ओम सुधा जी बताइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्या होगा? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, चुनाव के रिफॉर्म्स हुए, ईवीएम मशीन आई, दशकों से चुनाव उससे हो रहा है। हर पार्टी एक बार, जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं सब एक बार सरकार बनाई चुकी है, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे सपोर्ट से उनकी अपनी सरकारें बन चुकी हैं। तो अब बैलेट पेपर युग को वापस लाके क्या साबित करना चाहते हैं? इससे क्या लाभ होगा? इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? या अभी आप देखिए बिहार के अंदर चुनाव हुआ, किसी रीपोलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। वो बिहार जहां बूथ लूटे जाते थे,
बंदूकों से लोगों को डराया जाता था, रीपोलिंग वहां पर नौबत आती थी, इतना क्राइम वहां पर चुनाव के दौरान होता था। तो अब ये सब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो धीरे धीरे रिफॉर्म के साथ साथ ये चीजें भी तो ट्रांसफॉर्म हुई है ना। ओम सुधा जी, ईवीएम का मुद्दा या बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से हो, यह मुद्दा किसी समाजवादी पार्टी के जीत या भारतीय जनता पार्टी के जीत हार से ज्यादा बड़ी। हम 140 करोड़ लोगों के देश में रहते हैं और इस देश में अगर कोई चुनावी व्यवस्था संदिग्ध है तो मुझे नहीं लगता लोकतंत्र को यह जो है लोकतंत्र के लिए ठीक है। और एक सजग नागरिक के तौर पर भी मुझे लगता है आस्था जी आपको भी चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंट जो है वोटिंग सिस्टम हो। इस बात से किसी को क्या इनकार है, इस बात से कि आज की चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से संदिग्ध है। आपने अभी मुद्दा उठाया कि जो है वोट वो होता था, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, और आज जो वोट चोरी हो रहा है उसको आप फिर कैसे देखती हैं? क्या वह वोटों की डकैती नहीं है? तीसरी बात आपने मुद्दा उठाया कि जो है उससे समय की बचत, इतना बड़ा देश है, दुनिया के तमाम देश जहां की आबादी है वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और आप इस बहाने को लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बना दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। आपको एसआईआर से दिक्कत है, आपको ईवीएम से दिक्कत है, आपको किस चीज से दिक्कत है? राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप एसआईआर पर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं ईवीएम से दिक्कत है। मुझे बेईमान और संदिग्ध चुनावी प्रक्रिया से दिक्कत ये है। कौन तय करेगा कि ये बेईमान है, ये संदिग्ध है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है? बिहार चुनाव में आप कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो गई। आप बताइए, क्या कोई एक नागरिक आप ऐसा पकड़ के ला सकते हैं जो आकर ये कह दे कि मैं बैठा हूं और मुझे वोट नहीं डालने दिया गया, मेरा कागज नहीं आया या मुझे हटा दिया गया यहां से? है कोई ऑफिशियल शिकायत है इस तरह की? नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज चिल्ला रही हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार की जनता ने बीजेपी की वापसी करा दी इतने बड़े बहुमत के साथ, एनडीए की सरकार बनवा दी वहां पर। आप तो मतलब इससे साबित होता है कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था बिहार के अंदर। के दम पर वोट नहीं खरीदा जा सकता। मैं बिहार आप इस तरह का आरोप लगाना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रक्रिया पे जो आप सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे कोई फैक्ट तो होना चाहिए ना, कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, कोई कंप्लेनेंट तो होना चाहिए ना, जो ये कह दे कि मुझे वोट नहीं डालने दिया गया, ये मेरा पहचान पत्र है, यहाँ मैं रहता हूँ, ऐसा लिस्ट से मुझे हटा दिया, मैं बूथ के बाहर हूँ, मुझे भगाया जा रहा है। पूर्व में भी आप लोगों ने वीडियोस जारी करे ही है ना। आप कहती है सबूत होना चाहिए। राहुल गांधी ने पूरी लिस्ट निकाल कर रख दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वो खुद कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। आपको सिर्फ मोदी मोदी देखना, आपको नहीं, हमको नहीं देखना है। मैं कह रही हूँ उसके बाद वो खुद कितनी कंट्रोवर्सी में फंस गए, आप मुझे बताइए। नहीं, ब्राजील का आज भी संसद में चर्चा चल रही थी वंदे मातरम को लेकर, लेकिन वो वंदे मातरम को छोड़कर तमाम तरीके की बातें वहां पर रख रहे थे। स्वतंत्र उनको समय मिला वो रख सकते हैं, लेकिन जो विषय है जिस पर चर्चा के लिए समय मिला है उस पर भी तो कुछ बोले। प्रियंका गांधी भी बोलकर गई थी। ठीक है, बहरहाल हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, सुधा मिश्रा जी। ठीक है, सुधा मिश्रा जी। जी आस्था जी, आपका कुछ प्रश्न है कि बस मुझे आपके बात पे ईवीएम और एसआईआर, अब बीजेपी कह रही है कि हार की भूमिका तैयार। अगर आप ये बात मान के चलती है कि जो बीजेपी कहती है एक सत्य है, तो फिर इसमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं नहीं मान रही। अगर आपको विपक्ष की बात आपके सामने रख रही हूँ। अरे हाँ, सुन तो लीजिए। मैंने कहा अगर आप मानती हैं कि जो भाजपा कहती है वो सत्य है, तो इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है। और अगर मतलब है, अगर किसी एक भी व्यक्ति की बात का मतलब है जो हम अपने विपक्ष में होते हुए रख रहे हैं, तो उसकी अनसुनी ना हो, उसकी अनदेखी ना हो, ये भी तय होना चाहिए। हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं भाजपा वाले कह रहे हैं ऐसा, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई अगर हमें कोई संशय है, हमें अगर शको शुबहा है किसी भी चीज पे, तो इस लोकतांत्रिक देश में क्या विपक्ष की आवाज को इस वजह से दबाया जाएगा कि भाजपा कह रही है, भाजपा कह देगी वही एकमात्र सत्य है? अभी आपने कहा कि सदन के अंदर राहुल जी ने क्या बोला। राहुल जी ने और प्रियंका जी, उस पर भाजपाइयों के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ये लोग जिस वंदे मातरम पर बात कर रहे हैं, जब उनसे प्रश्न किया गया कि आप लोगों ने कितनी बार वंदे मातरम गाया है, तो कोई उत्तर नहीं था। खैर छोड़िए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। आपके प्रश्न का जो आप उत्तर सुनना चाहती है वो असल में उत्तर नहीं है आस्था जी। दिक्कत इस बात की है कि लोकतंत्र में, संविधान में हमें अधिकार दिया गया था स्वतंत्रता का और समानता का, और अगर हम कह रहे हैं कि पक्ष के चुनावी प्रक्रिया के साथ मिलकर जो हो रहा है हमें उसमें संशय है,
हमने चंडीगढ़ में देखा कि किस तरह मेयर के चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट न कहता तो उस चुनाव में किसी एक व्यक्ति को जिताया जा रहा था हमारे आंखों के सामने। एक प्रधान को जिस तरह से कई सालों तक उसके जीते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, वो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने को दिया, फिर से बहाली की। तो जब संशय है उसके उदाहरण है और पूरा आपके पास लिस्ट मौजूद है, तो आपका ये प्रश्न हमसे क्यों होता है? आप उनसे पूछिए जो हमारे अधिकारों की अनदेखी कर रहा है। अगर एक मत का हमें अधिकार मिला है तो एक भी मत के संशय पे सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हमें है संशय, ठीक है, हमारी चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है हमें संशय है, उसका उत्तर कौन देगा? ठीक है, हमारे बीच में डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर सुनील, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं। अभी तक सिर्फ बैलेट पेपर और ईवीएम पर होती थी चर्चा, अब एसआईआर। अब आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इसकी आड़ में चुपके से एनआरसी चल रही है। देखो आस्था, कुछ वर्ष पूर्व इस ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाए थे और ये लोग सत्ता पक्ष में थे और समाजवादी पार्टी का समर्थन था। भाजपा की बातें मान रहे थे क्या ये? भाजपा के नेताओं ने तो पुस्तक भी लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमाम की। तब ये लोग क्या बोलते थे? तब यही बोलते थे जो आज भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष में सिर्फ इतना ही अंतर मैं कहना चाहूंगा, इतना ही अंतर है। विपक्ष में रह के सारी बातें याद आती हैं और सत्ता पक्ष में जब होते हैं तब बातें पर आप ध्यान नहीं देते, वो चीजें आपको लगती नहीं कि हकीकत में है कि नहीं। दूसरा, जब नेताओं के पास हारने का कोई कारण नहीं होता, तमाम पार्टियों पर लागू होता है, तो वो इसी तरीके से संवैधानिक ढांचों पर चोट करते हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब डिबेट चैनल्स पे होती है और जब इनके कार्यकर्ता इनके तर्क सुनते हैं और वो तर्क सुनने के बाद अफसोस महसूस करते हैं, और इसलिए अफसोस महसूस करते हैं कि जब भाजपा के कार्यकर्ता से गली मोहल्ले में चाय की दुकान पर जब बहस हो रही होती है ना, तो उनके पास जवाब नहीं होता और वो ऐसे ही जवाब देते हैं जैसे ये लोग जवाब देते हैं। जितना जो तार्किक तरीके से बातें अपनी अच्छी रखेंगे, इनके कार्यकर्ता भी सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जवाब देंगे। उसके साथ राहुल गांधी ने आज जो संसद के अंदर बोला, मतलब पहले उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि देखिए चर्चा चल रही है और वो गायब हैं, वो बस मुद्दा छेड़ते हैं और गायब हो जाते हैं मौके पर। लेकिन वो आज आए, संसद में बात रखी, उन्हें घेरा भी गया जब वो आरएसएस पर बोल रहे थे या जब बीजेपी पर बोल रहे थे। उनको ये कहा जा रहा था कि भाई जिस विषय पर रखी गई है चर्चा उस पर तो कुछ बोलिए। वो काफी देर, जितनी देर भी बोले, वो चारों तरफ से सरकार को घेरते रहे, जिस तरह के आरोप वो लगा रहे थे लगाते रहे। तो एक था कि लोग सुनना चाह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पंडित नेहरू को घेरा था, कांग्रेस की सरकार को घेरा था, प्रियंका गांधी को भी इससे पहले हाउस के अंदर सुना गया, तो वो भी वंदे मातरम पर अपनी बात रखकर गई। देखो आस्था, बात महत्वपूर्ण जो चर्चा हो रही उसको क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 75 साल इस देश को हो गए। देश के संविधान ने जिसको राष्ट्रगीत माना और संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसको मान्यता दी। आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि 75 साल में वो मना करते हैं राष्ट्रगीत गाने को, और जब राष्ट्रीय गीत का विरोध करते हैं तो कुछ दल चुप्पी साध लेते हैं। जिनकी सरकार के रहते हुए इस गीत को मान्यता दी गई, सबसे पहले तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे और राजनीतिक दल हो, तो निश्चित तौर से विरोध नहीं होना चाहिए क्या उसका? युवा पीढ़ी को जानने का अधिकार नहीं है कि जिस संविधान ने जिस राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी है इस 75 साल में, उसको मानने के लिए आज भी एक खासा वर्ग है जो तैयार नहीं है, गाने के लिए भी तैयार नहीं है। और भाजपा की जिम्मेदारी भी निहित करता हूं कि 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, 11वीं साल 12वीं साल आपको चल रही है, ऐसे लोगों को कुचलने के लिए आपने कानून क्यों नहीं बनाया? ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, कम से कम मुझे लगता है कि संसद में चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद कम से कम एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू देश के सामने आना चाहिए जो भविष्य में चर्चा हो, मतलब तस्वीर साफ होनी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और उसके बाद मैं संजय जी का रुख करूंगी। बोले धर्मेंद्र जी। ये 90% सब्सिडी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रायोजित तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने पक्ष में करने के लिए काम किया, और वो ऐसे नहीं किया, उसको संवैधानिक तरीके से मजबूत करने का प्रयास किया। सिलेक्शन कमेटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा मंत्री को रखे, ताकि 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सरकार के हो जाए, प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री, और अपने मन माफिक किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो जाए। तो इससे आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्याय करेगा लोकतंत्र के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, देश की जनता के साथ, संविधान के साथ? वो न्याय कर ही नहीं सकता है। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया, जनता को जानने का हक है, युवाओं को जानने का हक है, कौशिक साहब कह भी रहे थे कि कोई तर्क वाली बात नहीं होती है।
दूसरा जो उन्होंने बिल पास किया वो सर्विस रूल को चेंज करके किया कि कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है सर्विस में रहने के दौरान या सर्विस के बाद भी अगर किसी अनियमितता को पाया जाता है। ये इन्होंने सेफगार्ड दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब जो नियुक्ति कराया है, जो पूरे जीवन और मरने तक का उन्होंने ठेका ले रखा है कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर लो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो विपक्ष पर बचता क्या है? समाजवादी पार्टी ने 18,000 लिखित एफिडेविट शिकायत में दिया, उस पर एक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, संजय चौधरी जी, रामपुर का बाई इलेक्शन हो, जब पुलिस पिस्तौल लगा के वोट को रोक रही थी, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, तो आप किसके पास संजय चौधरी जी बताइए, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम हर बार लिस्ट देते हैं, वीडियो जारी करते हैं, टैग करते हैं, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि जो एक आरोप लगाते हैं वो दूसरी तरफ देखते नहीं। जहां हम बैठकर बहस कर रहे हैं लखनऊ में, लखनऊ पूर्वी विधानसभा के क्षेत्र में आज से 8 साल पहले जब उपचुनाव हुआ था तो वहां केवल 23% वोट पड़े थे इसी लखनऊ के अंदर, और 23% वोट में भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोट से जीती थी। और उसके पहले जब आम चुनाव में हुआ था तो वहां पर लगभग 57% वोट पड़ा था। उपचुनाव में वोट कम पड़ता है और ये सामान्य रूप से ऐसा होता रहता है, तो ये दोनों तर्क इनके माने नहीं जा सकते। और मैं कह रहा हूं, अरे सुनो तो, बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव, बैलेट पेपर से होने वाले पंचायत के चुनाव में जो आपके हिसाब से बैलेट पेपर से ही होते हैं, उसमें आप क्यों हार जाते हैं? आप पंचायत के चुनाव में बैलेट पेपर से हारते हैं, उस पंचायत का चुनाव दिल्ली का चुनाव आयोग नहीं कराता है, उस पंचायत के चुनाव को तो केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता है ना, वहां तो ये नियम और कानून नहीं लागू है। फिर आप पंचायत के चुनाव में भी क्यों हार जाते हैं? पंचायत के चुनाव में हारते हैं, नगर निगमों के चुनाव में हारते हैं, सहकारिता के चुनाव में हारते हैं। हर चुनाव में हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी कहती है ऐसा नहीं होता। अरे कोऑपरेटिव का चुनाव कैसा होता है? कोऑपरेटिव का चुनाव कैसा हुआ? कोऑपरेटिव का चुनाव कैसा हुआ? पंचायत का चुनाव कैसा हुआ? तो जो पंचायत में भी हारते हैं, जो पंचायत में हारते हैं, सहकारिता में हारते हैं, ये बैलेट पेपर पर ही होते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर से होने वाले सहकारिता के चुनाव में भी, बैलेट पेपर से होने वाले जिला पंचायत के चुनाव में भी, बैलेट पेपर से होने वाले ग्राम सभा के धर्मेंद्र जी 10 सेकंड उसके बाद संजय जी बोलिए। 10 सेकंड धर्मेंद्र जी। पास जीत का कोई तर्क नहीं, केवल संजय जी आप उनको सुनिए, बड़े नेता लोकसभा में बैठकर फिर समय मिलेगा, अभी उनको सुनिए, बोलिए। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड सवाल पूछिए, क्या कह रहे हैं? मैं संजय चौधरी से जानना चाह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से विधानसभा के चुनाव हो जाए, इनकी क्या आपत्ति है बता दें। अगर लोकसभा के चुनाव भी बैलेट पेपर से हो जाए, इनकी क्या आपत्ति है? आप बताइए। जब इनकी सुन लीजिए, जब आपत्तियां रही होंगी तभी ना मिलजुल कर देश में फैसला हुआ होगा कि अब ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हाँ, और ये अभी से नहीं हो रहे, ये आपके समय से हो रहे हैं। तय किया गया होगा ना मिलजुल कर, पक्ष विपक्ष से भी हो रहे हैं और ईवीएम से भी हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देंगी। नहीं, आपके समय भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं। तो जिन्हें यही नहीं पता है कि देश के अंदर बैलेट से भी चुनाव होता है और देश के अंदर। ठीक है, सुधा मिश्रा जी। हाँ, सुधा मिश्रा जी। नहीं, आप दोनों शांत रहिए आप दोनों। सुधा मिश्रा जी, मैं संजय भाई से पूछना चाहती हूँ कि अगर हो रहे हैं तो सारे चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर संशय है तो करा दीजिए ना, आपके हाथ में व्यवस्था है। आपने कौन सा आरोप लगाया सुधा जी? भाई सारे आपने कौन सा आरोप लगाया? आपने चंडीगढ़ में होने वाले बैलेट, चंडीगढ़ में 2 मिनट है मेरे पास, उसी पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया ना। आप किस बात के लिए बुरा मान रहे हैं? अगर व्यवस्थाएं आपके हाथ में, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, आपके पास पावर बढ़ा है, आप तो मान लीजिए इस बात को। इसमें चिल्लाने और चिल्लपो करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जब कह रहे हैं कि बैलेट से हो रहा, आपको पता ही नहीं है, तो हम चाहते हैं सारे चुनाव आप बैलेट से करा दीजिए। हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो बात आप कर रहे हैं। लेकिन संजय भाई, दिक्कत इस बात की है ना कि जब हम जैसे इस समय के लोगों में जो नेता अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकते, वो इस देश के संविधान का सम्मान कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मात्र किसी के कंधे पे रखना है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे कम से कम जो आप कर सकते हैं उन जिम्मेदारियों को, उन कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। इस देश में जो कुछ मिला है आपको, उसको बेचना नहीं है, उस पर आगे बढ़ना है। जब भी आपके पूर्वजों जो करके दिया है उस पर कुछ काम करिए।
आपके पास इतिहास कुछ नहीं है, बस जवाहरलाल नेहरू का नाम है। एक सेकंड चलिए, नहीं मैं सवाल पूछती हूँ, रुक जाइए सुधा जी, संजय जी रुक जाइए। राहुल गांधी ने संसद में एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में वोट चोरी का आरोप लगाया है। ठीक है सुधा जी, एक सेकंड। पार्लियामेंट के अंदर आज बोलते हुए राहुल गांधी ने अपने उसी अंदाज में फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया संजय जी, और इससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान हमने देखा था, और जिस बात को यहां पर रखा भी गया और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी, हमने तो एक्सपोज किया था, हमने तो खुलासा किया था किस तरह वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग पर कब्जा हो चुका है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी ने। आस्था जी, अगर राहुल जी ने झूठ बोला था तो आज तक पुलिस खामोश क्यों बैठी हुई है? ठीक है, अब उसका जवाब पूछते ना भाजपा से जवाब पूछते ना। अगर गलत किया था तो इन लोगों संजय की जी सरकार बोलिए, चुपचाप समय खत्म हो रहा है बैठी सुधा जी, इसका जवाब आने दीजिए। संजय जी बोलिए। अरे क्या ये हर चुनाव के अंदर नया आरोप लेकर राहुल गांधी आ जाते हैं। पहले ईवीएम को खराब बताते थे, उसके बाद इन्होंने कहा कि वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। चुनाव में वीवीपैट, चुनाव के अंदर वीवीपैट की गिनती हुई और सारे के सारे पर्चियों का मिलान वहां ईवीएम से होने वाले वोटों के आधार पर किया गया। सभी की सभी वीवीपैट मैच निकले, उसमें कोई अंतर नहीं आया। कुल मिलाकर चुनाव कैसे होना चाहिए उसकी प्रक्रिया और चुनाव आयोग लगातार विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की वही दलील है कि जब अपनी सरकार बनती है तो उस ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, चुप्पी छा जाती है, लेकिन जब नतीजे मन मुताबिक नहीं आते तो सदन से लेकर डिबेट से लेकर सड़क तक इस पर आरोप लगाया जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी ने पुराने अंदाज में एक बार फिर से वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा चुनाव आयोग पर कब्जा हो चुका है, तो बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और साफ किया कि एक भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं छोड़ा जाएगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम वाले विवाद पर कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लिया। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।